जय हिंद दोस्तों। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे थे, तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। हम इसमें कैलकुलस पढ़ रहे थे, कैलकुलस में हमने फंक्शन देखा था। आज हम लिमिट ऑफ फंक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन को आप अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट कैलकुलस का जो हर एक हमारा पॉइंट है, हर एक टॉपिक है जो बहुत अपने आप में लंबा है, लेकिन हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हमें फिजिक्स में आवश्यकता होगा। ठीक है, हमें मैथ के एस्पेक्ट से नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखना है। ठीक है, और भी ये 11th 12th और IIT NIT लेवल के लिए। और हायर क्लास में जाएंगे तो सारा मैथ का यूज होता है। ठीक है, लेकिन हमें उतना भी नहीं पढ़ना है, तो हम सिंपल चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, ऊपर से, ताकि जब फिजिक्स में इस्तेमाल हो तो वहाँ पे हम समझ सकें। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ फंक्शन देखिए क्या होता है। पहले हम मानते हैं y बराबर f ऑफ x एक फंक्शन है, y x का फंक्शन है। ठीक है, ऐसा। अब f(x) के जगह पे x के टर्म में कोई वैल्यू रहेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं लिमिट ऐसे, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। ऐसा जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि व्हेन x अप्रोच टू a देन इट इज़ द वैल्यू ऑफ f(x). दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, y कहें या f(x) बोथ आर सेम। ठीक है, तो व्हेन x अप्रोच टू a then this is the value of f(x). this whole terms is the value of f(x) when x approach to a। x a की ओर, a के जो नज़दीक होएगा, a के जितना नज़दीक, एकदम नज़दीक वाले के लिए f(x) का वैल्यू है। ठीक है, तो एक फंक्शन है ऐसा कुछ, सपोज करिए कि हमारे पास एक फंक्शन है और ऐसा दिया हुआ है y बराबर x² + 1 ऐसा। ठीक है, तो इसको अगर लिमिट कोई कह दिया कि आप इसका लिमिट निकालिए कब, जब x जो है अप्रोच करे 2 पे, तो हम यहाँ पे f ऑफ x के जगह पे ये वैल्यू इसका दिया हुआ है, तो लिमिट रख लेंगे x टेंड्स टू 2x² + 1। ठीक है, तो जब x ये 2 के लगभग नज़दीक है, ठीक है, तो f(x) का क्या वैल्यू है, यानी हमारा फंक्शन का क्या वैल्यू है, इसका मतलब ये कह रहा है। एक तरीके से और समझिए, x अप्रोच का मतलब ये हुआ x के a के जो नेबरहुड है, जो नियरेस्ट वैल्यू है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू है, उसको अगर हम फंक्शन में वैल्यू रखें तो f(x) का जो वैल्यू आता है, इसका मतलब वही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल से अच्छा से समझेंगे। ऐसे वेरिएबल के टर्म में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू 2, यानी x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, यानी हम f(x) में किसका वैल्यू रखेंगे, 2 के नज़दीक वाले का वैल्यू। तो अब 2 के नज़दीक नेवर जो होता है, ये बहुत ही कहने का मतलब डेंजरस चीज़ है कि अब नज़दीक वाला अंक 2 का कौन होगा, ये आप लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो लगभग हम कहेंगे अब 2 के नज़दीक हो सकता है 0.0000001 2 3 करोड़ जीरो देने के बाद 1 डालें, वो भी हम कहें कि एग्जैक्ट नज़दीक नहीं है। तो 2 के जस्ट नज़दीक ये भी हो सकता है 1.999999 देते जाए 99, तो वो 2 के जस्ट नज़दीक है। या तो ये राइट से नज़दीक हो सकता है या लेफ़्ट से 2 के 2 पॉसिबिलिटी है। नज़दीक जो होगा नेवर 2 हो सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ये जो नेवर्स हुए डिजिट में या नंबर्स में, वो 2 के जस्ट बाद क्या आएगा ये हमें कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो हम लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो ये लगभग कहने का मतलब आप बहुत जीरो देने के बाद 1 रखें तो वो 2 के लगभग
करीब है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 2 के अप्रोच कर रहा है, x है जो 2 की ओर लगभग अप्रोच कर रहा है। लगभग कहने का मतलब 2 ही है, लेकिन 2 से इतना कम है छोटा में, या इतना कम डिफरेंस है कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, निग्लिजिबल है, तो हम कहेंगे जस्ट 2 ही है। अब देखिए, अब इसका इस्तेमाल कब होता है वो समझिए। मेन है ये जब अप्रोच करता है 2 को, तो इसका जो हम ये कह रहे हैं उसका इस्तेमाल, उसका यूज कहाँ पे होता है वो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखिए, फंक्शन जो होता है किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है, और किसी किसी पॉइंट पे, ज़्यादातर पॉइंट पे फंक्शन है जो डिफाइंड ही होता है, और कोई कोई ऐसा पॉइंट होता है फंक्शन में जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। अब डिफाइंड और अनडिफाइंड फंक्शन किसको कहेंगे, तो समझिए, जब हम जैसे y बराबर है ये x² + 2, तो x के ऐसा कोई वैल्यू हम लें और जिससे फंक्शन हमारा वैल्यू ना निकले तो हम उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। अगर x का कोई वैल्यू ले रहे हैं और उस फंक्शन का वैल्यू हमको निकल रहा है, यानी वैल्यू पुट के फंक्शन निकला, इनपुट डाले आउटपुट निकला हमारा, तो हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है। अभी फ़िलहाल ये फंक्शन देखिए, x का कोई भी वैल्यू लीजिए, ठीक है, हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन कोई कोई ऐसा फंक्शन होगा जो किसी किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं रहेगा। जैसे ये वाला फंक्शन है, तो x के जगह पे अगर आप -1 ले लेते हैं, व्हेन x = 1 लेते हैं, -1 नहीं, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 1 -1 1/0 आप जानते हैं अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड चीज़ है, ठीक है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे व्हेन x = 1 देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अलग पॉइंट पे ये डिफाइंड हो सकता है, 2 डालेंगे तो 2 - 1 1/1 1 आएगा, वैल्यू आया उसका, निकल गया। तो 2 पे फंक्शन डिफाइंड है, 3 पे फंक्शन डिफाइंड है, 4 पे डिफाइंड है, ये फंक्शन फॉर ईच वैल्यू ऑफ x डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन सारे फंक्शन ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा भी फंक्शन होंगे जो किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा। तो ये हो गया इस पॉइंट पे अनडिफाइंड, और x = अगर 2 है तो यहाँ पे डिफाइंड, ये फॉर ईच वैल्यू ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। तो ये डिफाइंड फंक्शन है, इसमें कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाला फंक्शन जो है एक पॉइंट पे अभी फ़िलहाल अनडिफाइंड है, ठीक है। तो फंक्शन डिफाइंड और अनडिफाइंड आप समझ सकते हैं, इसको कहेंगे फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पे अनडिफाइंड हो, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे अनडिफाइंड हो। तो अब समझिए, अगर फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है ना, कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, उस जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पे अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड है, तो आप सीधे लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में और निकल जाएगा। क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हैं तो 2 के लगभग बराबर ही वैल्यू डालना होता है। 2 के लगभग, 2 के जो नियरेस्ट वैल्यू है आप क्या रख पाइएगा, 2 ही रख दीजिए, वो भी नियरेस्ट हम मान के ही चलेंगे, लगभग 2 ही होता है, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू, क्योंकि आप नियरेस्ट वैल्यू लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये वाला हमारा, इसका लिमिट निकालना था, लिमिट ऑफ x² + 1 और x टेंड्स टू, जब x 2 टेंड्स कर रहा था तो इसका वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे कि कितना हो गया, सीधे इस पे वैल्यू पुट करेंगे। या हम कह सकते हैं कि f(x) ऐसा कुछ था पहले, ये समझ लेते हैं, a टेंड्स टू a, और ये फॉर डिफाइंड फंक्शन सीधे f(x) यानी फंक्शन में x = 1 डालेंगे और वो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर फंक्शन हमारा x = a पर डिफाइंड है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, तो x टेंड्स टू 2 के लिए इस पे हम x के पावर 2 + 1 यानी 2 दूना 4 + 1 यानी 5 वैल्यू आ गया। तो हम अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ, इसका वैल्यू जो हुआ तो
वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स इक्वल टू ए, हम ए ही डाल देंगे और उसका जो वैल्यू आएगा तो वही होगा। लगभग 2 के लगभग कोई भी वैल्यू डालेंगे डिफाइंड फंक्शन के लिए वही आएगा। अंतर बहुत नेग्लिजिबल अंतर होगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। नेग्लिजिबल हम उसको मान सकते हैं। डिफाइंड फंक्शन है तो सीधे सीधे हम ऐसे वैल्यू रख देंगे और उसका हमको लिमिट मिल जाएगा। लेकिन जब फंक्शन किसी पॉइंट जिस पे लिमिट निकाल रहे हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम कैसे देखेंगे वो समझिए। उस पॉइंट पे हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने देखा था y बराबर 1y x माइनस 1 है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। अब इसका लिमिट निकालने के लिए कहा कि x जो है टेंड कर रहा है 1 f ऑफ x, ठीक है, और f ऑफ x हमारा क्या है 1 बाई एक्स माइनस, तो हम कहेंगे लिमिट ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 x टेंड्स टू 1। अब आप 1 इसमें वैल्यू रखें, एग्जैक्ट 1 रखिएगा अनडिफाइंड वाला में, अनडिफाइंड वैल्यू वाला में, तो ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में करते हैं 1 बाई 1 माइनस 1, यानी कि 1 बटा एग्जैक्ट 0। जब एग्जैक्ट 0 आता है तो इसका मतलब नीचे एग्जैक्ट 0 है, तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, ये इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। ये मीनिंगलेस क्वांटिटी, या इसको हम अनडिफाइंड क्वांटिटी कहते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं आता है, ये मीनिंगलेस चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप 0 से 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, कितनों बड़ा नंबर से आप डिवाइड करिएगा वो डिवाइडेबल नहीं, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड हुआ। तो हम अगर यहाँ पे फंक्शन 1 पे अनडिफाइंड है तो कैसे वैल्यू निकालेंगे लिमिट का, तो इसमें क्या करेंगे कि लगभग वैल्यू अप्रोचिंग 1 के या थोड़ा सा ज़्यादा या 1 से थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, इसका लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, और ये लगभग 0 आएगा यहाँ पे 0.8, यहाँ पे अगर आप 1 से थोड़ा सा बड़ा लेते हैं लगभग उसके बराबर 1 के, तो 0.000000, एक आध 2 करोड़ 0 देने के बाद 1 आएगा, चाहे कम लेंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं ना तो इसका एक वैल्यू आएगा और वो हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 0 होगा, एग्जैक्ट 0 हो जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड, लगभग 0 होगा तो वैल्यू जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटिव मीनिंगलेस नहीं है, ठीक है, इन्फिनिटिव एक वैल्यू है, और उसका हम वैल्यू क्या होता है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्फिनिटिव 1 बाई लगभग 0, ठीक है, तो वो हम उसको इन्फिनिटी बोलेंगे। अनडिफाइंड है तो वो गलत, ठीक है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो हम लगभग x के वैल्यू पुट करेंगे, अप्रोचिंग वैल्यू पुट करेंगे और तब उसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो देखिए कुछ फंक्शंस जो है, अब हमको लिमिट अगर हमको निकालना है, अभी और देखते हैं, ये तो 1 हो गया, और देखते हैं अनडिफाइंड का। जैसे हो गया हमारा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और यहाँ है साइन x बाई x। तो अगर यहाँ पे आप एग्जैक्ट 0 दे दीजिएगा तो इससे ऊपर कुछ भी रहे, 0 रहे चाहे कुछ भी रहे, साइन 0 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0 बटा एग्जैक्ट 0। तो ये अनडिफाइंड है, ये क्वांटिटी क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है, ये क्वांटिटी अनडिफाइंड है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। लेकिन लगभग 0 दीजिएगा, ठीक है, लगभग 0 जैसे 0.0000000001 है, ठीक है, तो नीचे भी लगभग ही 0 है, ठीक है। साइन लगभग जब 0 यहाँ पे x का वैल्यू लगभग 0 दीजिएगा, अबाउट टू 0, तो साइन का वैल्यू भी लगभग 0 आता है, ठीक है, और x तो लगभग 0 है।
तो दोनों लगभग 0 बाई लगभग अगर कहें तो ये 1 अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एग्जैक्ट 0 देते हैं तो अनडिफाइंड क्वांटिटी, लगभग दे रहे हैं तो एक वैल्यू हमको मिल रहा। ठीक है, तो लिमिट को हम इस तरीके से अनडिफाइंड चीज़ें के लिए जनरली लिमिट्स जो है, जब फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड होता है तो उस पॉइंट पे हम वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसका नियरेस्ट पॉइंट कह सकते हैं, उसके जो जिस पॉइंट पे वो अनडिफाइंड है उसके नियरेस्ट वैल्यू पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू निकालेंगे। वही हम कह सकते हैं कि वो 2 पे भी लगभग उतना ही होगा, चाहे कोई भी जो ए पे लगभग वो उतना ही होता। ठीक ना, तो ये हुआ हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन। अब देखिए फंक्शंस हमको बहुत सारा दिया हुआ रहेगा तो हमको लिमिट अगर निकालना होगा तो हम अगर फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है तो फंक्शन को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अगर हमको नहीं निकल पा रहा है किसी भी प्रोसेस से, लगभग भी 0 दे पा रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है, तो हम उस फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद उस फंक्शन को वैल्यू फिर पुट करेंगे तो देखेंगे कि हमको मिल गया लिमिट्स। ठीक है, जैसे एक फंक्शन है y बराबर x² प्लस -4 और नीचे x - 2, ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है, और इसका लिमिट हम सिंपली देख रहे हैं। ठीक ना, अब आप ये समझिएगा कि ये फंक्शन के लिए यूज हुआ y किसी के लिए, तो ये लिमिट इसका दिया हुआ ऐसा x टेंड्स टू 2। अब इसका हमको निकालना है कि जब 1 से जो 2 अप्रोच कर रहा था तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना है। आप एग्जैक्ट अगर यहाँ पे 2 दे देते हैं तो 4 - 4 और ये 2 - 2 यानी 0/0 मीनिंगलेस आ गया, है ना। आप लगभग 2 भी देते हैं तो ये लगभग 2 अगर देते हैं तो ये कितना आएगा, इसमें कितना घटेगा, ये हमको समझ में नहीं आया। ये लगभग भी दे रहे हैं 2 तो ये कितना घटेगा, या स्क्वायर है, तो ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ऊपर वाला और नीचे वाला में। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो इस फंक्शन को हम मॉडिफाई करके लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फंक्शन को हम मॉडिफाई करें तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हम कह सकते हैं a² - b², यानी 4 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x - 2 और ये x + 2 और नीचे x - 2। x - 2 कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ से जो हो गया लिमिट x + 2। अब यहाँ हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट होगा तो x का वैल्यू 2 डाल देंगे +2 यानी कि हो गया, तो इसका देखिए लिमिट हमको 4 आ गया। तो इस तरीके से हम फंक्शन को मॉडिफाई करके भी लिमिट निकाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं तो फंक्शन डिफाइंड हो जाता है, उसका एक जो टर्म्स आ जाता है फाइनली वो डिफाइंड हो जाता है उस पॉइंट पे। तो इस तरीके से हम लिमिट्स निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा ऐसा अनडिफाइंड से फंक्शन है किसी पॉइंट पे, तो उतना हमको देखना नहीं है, है ना। ज़्यादा हम कितना देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। ये थोड़ा बहुत हमको लिमिट समझना था कि अगर फिजिक्स में आता है तो समथिंग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब वहाँ पे हम अगर लिमिट बोलेंगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिमिट क्या होता है। ठीक है, कोई चीज़ को हम कहेंगे टेंड्स टू 0 तो उसका मतलब वो उसके लगभग अप्रोच कर रहा है, और उसके कारण से फंक्शन में क्या वैल्यू जाएंगे वो हम वहाँ फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा है हमारे पास फंक्शन, जैसे 10x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ एग्जैक्ट देंगे तो नहीं वैल्यू आएगा, लगभग देंगे तो 1 आ जाएगा। समझ गए। अभी ऑर्डर में एक ऐसा भी रह सकता है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, x के पावर n, a के पावर n, फिर x - a इसका n इंटू x के पावर n - a। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन रहेगा तो ऐसा हम कर सकते हैं पुट। तो ये आपको मैथ के लिए है, मैथ में अगर ज़्यादा आपको डिस्कस करना है तो वहाँ पे आप जाके देखिएगा, लेकिन हमको ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना था।
हमने लिमिट के बारे में लगभग जो था हमने देखा और समझ में। अब फिजिक्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो अब आइए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे क्या बोलता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फिलहाल कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट्स है वो है चेंज। इसको पढ़ेंगे तभी आगे वाला और अच्छे से समझ में आएगा। चेंज जो होता है कोई भी चीज़ में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज या कोई भी वेरिएबल में चेंज, वो इनिशियली क्या था और फाइनली क्या था वो हमको देखना है, ठीक है। तो जब भी चेंज होगा वो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे सपोज करिए कि अभी आपका वजन है जो 50 kg है और 5 साल के बाद अगर आज 60 kg हो गया तो चेंज अगर पूछेगा तो फाइनली आपका 60 kg हुआ है और इनिशियली 50 था तो 60 में से 50 घटाएं, है ना, इनिशियल घटाएं तो वो चेंज हुआ। अब ये जो चेंज है पॉजिटिव कब आएगा, जब फाइनल है जो बड़ा होगा इनिशियल से, तो ये क्वांटिटी जो होगा क्या होगा, चेंज जो होगा हमारा, चेंज जो होगा वो होगा पॉजिटिव। और अगर फाइनल हमारा स्मॉलर है इनिशियल से तो ये चेंज जो होगा निगेटिव होगा, ठीक है। और दोनों अगर इक्वल है तो चेंज जो होगा कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा, चेंज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप समझ सकते हैं। ज़्यादा में से अगर कम घटाएंगे तो पॉजिटिव चीज़ आएगा, ज़्यादा कम में से ज़्यादा घटा लेंगे तो निगेटिव। ये चेंज हो गया, तो पहला टर्म चेंज हो गया। दूसरा इसमें देखिए डेल्टा, इसको लिखते हैं डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में बड़ा चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, काउंटेबल चेंज है, तो उस चेंज को लिखने के लिए हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम चेंज नहीं लिखेंगे, जैसे हमको लिखना है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये चेंज इन वेलोसिटी, चेंज को लिखने के लिए अगर वेलोसिटी को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन वेलोसिटी हमको लिखना होगा, तो हम कहेंगे चेंज के लिए डेल, अब वेलोसिटी के लिए v लिख दिए, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, चेंज के लिए, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में आप एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर चेंज आप नहीं लिखना चाहते हैं या प्रॉपर लिखे चेंज इन वेलोसिटी या डेल भी, तो ये दोनों सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, सिग्निफिकेंट चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। अब इतना बड़ा लंबा सा एक लाइन ना लिख करके हम सिंपली डेल भी लिख दिए, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो हमारा क्या है, ये क्या है, चेंज के लिए रिप्रेजेंटेशन। हम ऐसे कुछ लिखे हैं चेंज इन वेलोसिटी को डेल भी लिखें, तो इसका मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी लिखाया। और इसका मतलब हुआ कि फाइनल में से इनिशियल घटाना, ठीक है। डेल भी का मतलब यानी ऊपर जो हम पढ़े हैं चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेलोसिटी अब यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी रहेंगे, हमने ये सिंपली लिखा था, तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइनली क्या है, माइनस इनिशियल, ठीक है। तो एक सिग्निफिकेंट चेंज के लिए, एक अमाउंटेबल चेंज के लिए, जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ चेंज हमको पता चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये उसको में हम डेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज करिए कि वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। तो ये दूसरा पॉइंट था हमारा 5 मीटर पर सेकंड। कुछ समय के बाद ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियली था 5 मीटर पर सेकंड और फाइनली हो गया 8 मीटर पर सेकंड। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी कहेगा डेल यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनली है 8 मीटर पर सेकंड, इनिशियली है 5 मीटर पर सेकंड, घटाएं तो ये 3 मीटर पर सेकंड। देखिए काउंटेबल है, दिख रहा है, मेजरेबल है,
3 मीटर पर सेकंड को हम मेजर कर सकते हैं, मेजर, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज के लिए हम डेल यूज करेंगे। और एक है डी, तो डी का इस्तेमाल कब होगा वो देखिए। डी का इस्तेमाल भी चेंज निकालने के लिए होता है और अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो कब होता है वो देखते हैं। ऐसा डी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको डी पढ़ेंगे। तो ये भी चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बहुत कम चेंज हो रहा है, जैसे डी भी लिखा हुआ है, तो चेंज वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। इसका इस्तेमाल अमाउंट के लिए भी होता है। बहुत छोटा अमाउंट है कोई चीज़, तो उसके लिए, जैसे डब्लू, वर्क डन, डी डब्लू, तो डी डब्लू यानी बहुत अमाउंट ऑफ वर्क जो है, हमने जो काम किया वो बहुत कम है, ठीक है, तब हम डी डब्लू का इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम अमाउंट ऑफ चीज़ के लिए, ठीक है, अगर कोई बहुत कम अमाउंट में है तो उसके लिए हम कहेंगे निग्लिजिबल अमाउंट, लगभग जीरो ही मान के चले, तो उसके लिए हम डी का इस्तेमाल करेंगे। वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, बहुत कम अमाउंट है वर्क का, तो हम डी का अमाउंट के लिए भी करते हैं। डेल्टा जो था सिंपली चेंज के लिए होता है, डेल डी जो है स्मॉल चेंज के लिए भी होता है और अमाउंट के, स्मॉल अमाउंट के लिए भी। जैसे देखिए वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड था इनिशियली और हो गया फाइनली 5.00001 करोड़ जीरो देने के बाद 1 दिए और ये मीटर पर सेकंड, तो इसके में जो चेंज अगर कहेगा तो डेल भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.00001 करोड़ जीरो देने के बाद ये 1। तो ये अंतर पता चलेगा क्या, कितना का 5 से इतना कम बढ़ा है वेलोसिटी कि उसको आप मेजर नहीं कर सकते, अनमेजरेबल है। तो इस चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंज के लिए। ये तीसरा पॉइंट था, इसको आप देखते जाइएगा और हम उसके बाद डिफरेंशिएशन में इसी से मूव कर जाएंगे धीरे धीरे। फिर इंटीग्रेशन एक बचेगा, तो कैलकुलस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा है नहीं हमको पढ़ना, तो फिर ट्रिगो देखेंगे, ठीक है। इंस्टेंट, ठीक है, आप फिजिक्स में टाइम इंस्टेंट यूज़ करेंगे। अब जैसे मैथ में y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ है, फिजिक्स में वेलोसिटी बराबर t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंट का मतलब x का जो भी वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 ये सब x इंस्टेंट कहलाएगा। ये क्या हो गया, x इंस्टेंट, x इंस्टेंट। अब x कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, जैसे पोजीशन इंस्टेंट हो गया, है ना। यहाँ पे ये टाइम है तो हम सिंपली टाइम इंस्टेंट कहेंगे, टाइम के वैल्यू के लिए। जैसे घड़ी देखें उस समय क्या हुआ, तो t बराबर जैसे 1 2 3 ये सब क्या है, टाइम इंस्टेंट है। तो हमको टाइम इंस्टेंट ही पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में जो भी जिसका फंक्शन होगा उसका इंस्टेंट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे x है तो x इंस्टेंट। अब x किस फंक्शन के लिए, सॉरी x है जो किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो इंस्टेंट। पोजीशन के लिए होगा पोजीशन इंस्टेंट, टाइम के लिए तो टाइम इंस्टेंट। तो इस तरीके से हम इंस्टेंट समझे। इंटरवल होता है अगला जो पॉइंट है, इंटरवल। तो इंटरवल टाइम इंटरवल हम फिजिक्स में यूज करेंगे। टाइम
टाइम इंटरवल, ठीक ना। तो ये यहाँ पे जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर प्लस टी, ऐसा कुछ। तो इसमें चेंज इन एक्स को ही इंटरवल कहेंगे, यहाँ पे चेंज इन टाइम को टाइम इंटरवल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली हम इंटरवल में टाइम इंटरवल ही फिजिक्स में यूज करेंगे। यहाँ पे एक्स है तो चेंज इन एक्स, एक्स के दो इंस्टेंट के जो डिफरेंस होगा, समझ गए, 2 इंस्टेंट के बीच जो वैल्यू होगा डिफरेंस करने के बाद उसी को हम इंटरवल बोलेंगे। यहाँ पे 2 टाइम इंस्टेंट के बीच का जो समय होगा, जो टाइम होगा, उसको हम टाइम इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंटरवल, और टाइम इंटरवल ही हम फिजिक्स में देखेंगे। मैथ के लिए तो हर एक चीज़ के लिए इंटरवल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो है रेट ऑफ चेंज। इसी से आगे हम मूव करेंगे, ये डिफरेंशिएशन में मूव करेंगे, और ये डिफरेंशिएशन ही आएगा इसके बाद। देखिए रेट ऑफ चेंज क्या होता है। अब हम एक्चुअली में हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे। ऐसे फंक्शन y बराबर एफ एक्स से समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन एग्जांपल लेंगे तो और ज़्यादा हमको आसान होगा। जब देखिए x जब 1 था तो y मान के चलिए कि y 1 है, क्योंकि ये फंक्शन है तो x के चेंज होने पे y चेंज होगा। x 1 से x 2 हो गया तो y कितना हो गया, y 2 हो गया। अभी वैल्यू नहीं दिया हो तो क्या होगा, नहीं होगा y, वो हमको पता नहीं है। अगर हम फंक्शन कोई ले लें ऐसा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कुछ ले लें, तो हम कह सकते हैं कि जब x सपोज कोई एक वैल्यू किसी इंस्टेंट पे x का वैल्यू 1 है और 1 से x जो है 2 हो गया तो y क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा x पे y कितना था, x जब 1 था तो y 1 ठहरे इस पे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 2, और जब ये 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 हो जाएगा। जब x जो है 1 से 2 हुआ तो y 1 पे 1 और y 2 पे 5 यानी 2 से 5 हो गया, तो ये y में चेंज हुआ। तो यहाँ पे डेल x क्या हो गया, x2 फाइनली, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियली x1 फाइनली x2, तो फाइनल माइनस इनिशियल हम जानते हैं डेल x, और उसके अकॉर्डिंगली y में भी चेंज हुआ है। जब x चेंज होता है तो y में कितना चेंज हुआ, तो जब x1 था तो y 1, जब x2 था तो y 2, यानी फाइनली y हमारा y 2 है तो y 2 करेंगे। जैसे ये इसका इसके अकॉर्डिंगली इसका वैल्यू होगा, x2 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया वही होगा, समझ गए, ये y1। तो ये हो गया चेंज इन फंक्शन, ठीक है, या चेंज इन y। तो हम कहेंगे द रेशियो जो होगा, रेशियो ऑफ डेल y डेल x, उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज। अब किसका चेंज हुआ है, x के चेंज होने से y चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो y का चेंज होने का रेट क्या है, जब x चेंज हो रहा है तो y का चेंज होने का रेट क्या है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ये बोला जाएगा, ठीक है। अभी हम ऊपर हेडिंग दिए रेट ऑफ चेंज, क्योंकि कोई फंक्शन नहीं था, कौन चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए y चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, और वो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी जिसके चेंज होने पे y चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ लिखेंगे, क्लियर है। तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज का डेफिनीशन। अब यहाँ पे अगर कहते हैं तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज अगर कहते हैं तो डेल y बाई डेल x जो होता वो कितना हो जाता, x का वैल्यू
2 था और ये 1, y का वैल्यू 5 था और ये 2, तो ये 1/समथिंग ऐसा 3 आया। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज का जो डिफिनीशन है, सिंपली द रेशियो ऑफ चेंज इन y बाई चेंज इन x क्या कहलाएगा, नोन एज रेट ऑफ चेंज। अब y है तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y किसके संदर्भ में, किसके चेंज होने से हुआ है, x के। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, दोनों का रेशियो। अब इसका इस्तेमाल फिजिक्स में बहुत धड़ल्ले से होता है। ठीक ना, जैसे हमारे पास से आपके पास वेलोसिटी है। ठीक है, ये टाइम का फंक्शन है सपोज करें। ठीक है, तो अगर इसका रेट निकालें टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है और उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डेल वी बाई डेल टी अगर कहें, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिजिक्स में जनरली विथ रिस्पेक्ट टू जो होगा टाइम ही होगा, तो वहाँ पे सिंपली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही बोल देते हैं। तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन ये है। ठीक है, ये एक एक्सेलरेशन। तो ऐसा बहुत होंगे जिससे एक नया फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव होते हैं और उसको निकालने के लिए इस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज फिजिक्स में हमेशा इस्तेमाल होगा और जब इस्तेमाल होगा तो हम देखेंगे उसको वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रेट ऑफ चेंज का डिफिनीशन। अब समझिए थोड़ा सा इसको और, ये 2 टाइप का होता है। ये हमारा 2 टाइप का होता है और इसी से आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। ये 2 टाइप का होगा। एक हो गया एवरेज रेट, एवरेज रेट। अब समझ जाइएगा, रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और ये हो गया इंस्टैंटेनियस। ठीक है, एक हो गया एवरेज रेट और एक हो गया इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट जो हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज वही बाई, हम ये फंक्शन ले रखे होंगे, ये वाला बाई बराबर एफ ऑफ एक्स। हमें एक्स बाई को एज ए जनरल मान रहे हैं। सिग्निफिकेंट चेंज इन बाई बटा सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्स, यानी एक बड़ा चेंज होना चाहिए। 2 इंस्टेंट के, समझ गए, 2 इंस्टेंट का बीच का जो गैप है और ये बाई में जो उससे करस्पॉन्डिंग जो चेंज आया उसका रेशियो। अब जैसे देखिए बाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स है जो 1 से 5 हुआ, सिग्निफिकेंट चेंज है ना, एक बड़ा सा चेंज है। ठीक है, बड़ा चेंज है। ये दोनों के बीच एक इंटरवल है ना, 5 और 1 के बीच 4 का गैप है ना, तो एक बड़ा गैप होना चाहिए। और ये कितना का गैप हुआ, डेल एक्स जो हो गया 5 - 4 1 4 हो गया। तो बाई इसके अकॉर्डिंगली कितना चेंज हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, और 2 5 रखेंगे 25 1 26 हो जाएगा। तो 2 से 26 हो गया। तो ये भी एक बड़ा ही गैप है, चेंज है। तो कितना का चेंज हुआ, 24 का ये गैप है ना। डेल वाई अगर कहें, डेल वाई कहें तो 24 का गैप हुआ। तो बड़ा चेंज वाई बड़ा चेंज है, तो इसको हम एवरेज रेट बोलते हैं, सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे कितना हो गया, 24 बटा आपको रेट ऑफ चेंज इन बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो गया 6 × 24। ठीक है, तो
इसी को हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, बड़ा चेंज का रेशियो जो हुआ तब हम इसको। अब यहाँ पे देखिए इंस्टेंटेनियस जो होता है यही फंक्शन में देखते हैं, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x के हर एक इंस्टेंट पे हम चेक करेंगे या किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है, y का क्या है रेट, ठीक है, y का रेट क्या है उसको इंस्टेंटेनियस कहेंगे। जैसे कि x इक्वल टू 1 पे हमको डेल y बाई डेल x क्या है, ठीक है। तो x हर एक इंस्टेंट पे चेक कर सकते हैं आप, x इक्वल टू 1 पे 2 पे, तो हर एक इंस्टेंट पे रेट जो होगा, ठीक है ना, यानी डेल y बाई डेल x जो होगा वो कितना है, 1 है, x इक्वल टू 1 पे 2 पे 3 पे, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस। x के हर एक इंस्टेंट पे y का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y, तो हर एक इंस्टेंट x पर अगर हमको रेट 1 पे निकालना है, x इक्वल टू 1, तो डेल y तो निकलेगा नहीं, है ना। तो डेल y नहीं निकलेगा, एक ही पे निकालना है, तो थोड़ा सा अगर हमको 2 पे रेट निकालना है तो 2 से थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 2.0000, 1-2 करोड़ जीरो देने के बाद 1 देंगे, तो देखेंगे कि कितना चेंज हुआ। तो बहुत छोटा सा x में चेंज हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये x 2 से 2.0000, 1 करोड़ जीरो के बाद 1, तो लगभग ये दोनों सेम ही है, लेकिन चेंज बहुत छोटा सा एक चेंज हुआ है, ठीक है। इससे हमको रेट पता चल जाएगा, समझ गए ना। तो 2 पे हमको जब वेन x इक्वल टू 2, देन वी कैन गेट द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये इंस्टेंट पे निकालना होता है रेट ऑफ चेंज। अब हमको फिजिक्स में जैसे इस्तेमाल होगा, जैसे वेलोसिटी दिया हुआ है t² प्लस 1, तो एक्सेलरेशन आपको पूछेगा, ठीक ना, एक्सेलरेशन पूछेगा कि एट t इक्वल टू 2 पे क्या है। तो t इक्वल टू 2 पे हम एक्सेलरेशन यहाँ पे हम जानते हैं डेल v बाई डेल t हम जानते हैं। तो टाइम हम क्या करेंगे, 2 से टेंस टू 2 करेंगे, 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, हल्का आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डेल t जो होगा टेंस टू 0 हो जाएगा, समझ गए। डेल t हमारा टेंस टू 0, बहुत छोटा बढ़ाएंगे, तो यहाँ लिमिट लेकर के हम इसको निकालते हैं, समझ गए। डेल t करेंगे टेंस टू 0 और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है, जो v बढ़ेगा, v का चेंज आएगा, फिर इसका रेशियो निकालेंगे तो देखेंगे कि एक नंबर आया है और एक फिक्स्ड नंबर आएगा। तो उसी को हम डिफरेंशिएशन आगे कहते हैं, और हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तो और समझेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि किसी इंस्टेंट पे उसका रेट जब निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। टाइम है तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे, 2 t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, और एवरेज में होता है 2 टाइम इंटरवल के बीच, जैसे 2 बजे से 3 बजे के बीच कितना रेट था, तो 2 बजे से 3 बजे अंतर निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली वेलोसिटी में चेंज निकाल लीजिए और आप डिवाइड करिएगा, तो वो रेशियो हुआ जो हो गया एवरेज। और इंस्टेंटेनियस x के हर एक वैल्यू पे, या अगर टाइम है तो टाइम के हर एक वैल्यू पे उसका क्या रेट है। तो इसको हम डिफरेंशिएशन से कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।